जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन देखते हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, क्लियर है? गुजुपी मजीनी वाले ईयर 1805 होगा या 1807? 1807। हैप्पी बर्थडे गुजुपी मजीनी यार, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि 11th में क्या होगी ना तुम्हारी 11th की व्यवस्था, तुम्हें बताई तो थी का भी हाथ पकड़ लिया गया है। अब जब तुम 11वीं में जाओगे तो चाहे तुम्हारा साइंस का बैच हो, फिजिक्स में, ह्यूमैनिटीज में, मैं रहूंगा ह्यूमैनिटीज की टीम के साथ पूरा ऑल टाइम मेंटरिंग देम। आई विल नॉट बी टेकिंग अप एनी स्पेसिफिक फुल सब्जेक्ट, लेकिन आई विल बी देयर, ठीक है, इन ह्यूमैनिटीज टीम। तो इस तरह से क्या है, 11th में तैयार रहना तुम लोग, रेडी हो? एक बार ऐप पे चेक करना सारी चीजें। 12th का भी शुरू हो गया है, 12th का तो इनफैक्ट शुरू हो गया ना, 12th के बच्चों की जल्दी क्लासेस एक्सप्लोर करना। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। अब देखो यहां से कहानी थोड़ा नया मोड़ लेती है। यहां से कहानी नया मोड़ कैसे लेती है यार, चैप्टर बहुत लंबा नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्लो चल रहे हैं। देखो कहानी यहां से अलग मोड़ लेती है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो अभी तक क्या हो रहा है ना, अभी तक आपने क्या देखा कि कैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वहां के लोग उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की कहानी में आपको समझ में आता है कि कैसे कैसे रुक जाओ, कैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की कहानी में आपको समझ में आता है कि जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब जो रूलिंग क्लास के लोग थे ना, जो राजा महाराजा थे, वो खुद कंट्री के यूनिफिकेशन पे काम करते हैं। कंजर्वेटिव्स खुद कंट्री के यूनिफिकेशन पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कंजर्वेटिव्स खुद कंट्री के यूनिफिकेशन पे? तो यहां पे वही चीज समझाई गई है कि जर्मनी के केस में अगर जैसे आप देखोगे तो जो जर्मन एम्परर थे उन्हें यह समझ में आया कि अगर हम, मतलब जो प्रूशियन एम्परर थे, प्रूशियन एम्परर को समझ में आया कि अगर मैं जर्मनी को यूनिफाई करवा दूंगा तो लोग तो वैसे भी कंट्री को यूनिफाई करवाना चाह रहे हैं, मैं नहीं करवाऊंगा तो मुझे हटा के यूनिफाई करवा देंगे, और अगर मैं खुद आगे रहकर कंट्री को यूनिफाई करवाऊंगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन में ये बताया गया कि कैसे ये कंट्रीज वहां के राजाओं के द्वारा कंट्री बनाई गई है, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी में अगर हम देखें तो दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। तो जर्मनी, जैसे ये प्रूशिया है और प्रूशिया के आसपास के एरिया को मिला के क्या होता है, जर्मनी बनता है पूरा, ठीक है। तो प्रूशिया क्योंकि एक मेजर स्टेट था, तो प्रूशियन स्टेट की डोमिनेंस को, प्रूशियन स्टेट ने किस तरह से अपनी डोमिनेंस को शो करते हुए क्या किया, जर्मन यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। तो वहां पे जो राजा थे, वो राजा ने जिम्मेदारी दी किसको, वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। तो जर्मन यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क एक प्रोमिनेंट नाम है। जर्मन के यूनिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आप देखना 25 तारीख को आपको बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ जर्मनी या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। देखो सवाल बेरूपिया होता है मेरे दोस्त, मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं कि ये स्लाइड में से एक क्वेश्चन पक्का है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फाइन, तीनों कंट्री के यूनिफिकेशन में से एक यूनिफिकेशन तय है जो पूछा जाता है, मेकिंग ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ ब्रिटेन, मेकिंग ऑफ इटली करके, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या थे, वहां के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराया। तो वो प्रूशिया था, ये प्रूशिया, इस प्रूशिया ने जैसे ऑस्ट्रिया को हरा के ऑस्ट्रिया से ये टेरिटरी ले ली, फ्रांस को हरा के ये टेरिटरी ले ली, डेनमार्क को हरा के ये टेरिटरी ले ली, और इस तरह से फिर क्या सारी टेरिटरी लेने के बाद में एक कंप्लीट जर्मनी बनाया, ठीक है। और जनवरी 1871 में अल्टीमेटली उनका जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। विलियम वन जो था, तो विलियम वन को तिलक लगा के 10 रुपए का नोट देकर उन्होंने क्या बोल दिया कि आज से आप हमारे राजा हो, महेशमती साम्राज्य। तो इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। दिखती बात है, पूरी जर्मनी को जब बनाया जा रहा था तो उसमें ऑब्वियसली प्रूशिया जो था वो डोमिनेट कर रहा था, प्रूशिया ही लीड ले रहा था। तो कल को जब जर्मनी बन के तैयार होगा ना, तो जो मॉडर्नाइज करा उन्होंने अपने करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, तो उस पूरे मॉडर्न सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, उस मॉडर्न सिस्टम में प्रूशियन डोमिनेंस ऑब्वियसली देखने को मिल रही थी कि प्रूशिया ने ही सब कुछ किया है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के यूनिफिकेशन में प्रूशिया जो है वो आगे था, ठीक है। गॉट इट। अब आ जाओ इटालियन यूनिफिकेशन में। तो अगर हम बात करें किसकी, इटली की, एक एक क्वेश्चन बताए इस पे। अगर हम इटालियन यूनिफिकेशन की बात करें तो ये जैसे इटली एक कंट्री है, ठीक है। अब ये इटली क्या था, तो इटली भी फ्रेगमेंटेड था। इटली का सिर्फ ये सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाला रीजन जो है, ये सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाला रीजन जो है इटली का, इस सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले रीजन में कौन रूल करता था, सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले रीजन में ही वहां का ओरिजिनल प्रिंसली हाउस जो था, विक्टर एमेनुअल टू जो राजा था वो रूल कर रहा था। बाकी नॉर्थ वाला पार्ट इटली का किसके पास में था, हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में। सेंटर पे पोप रूल कर रहा था। जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज थी साउथ में, इन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे कौन रूल कर रहे थे इन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अगर आप देखेंगे तो बॉर्बन डायनेस्टी के राजा रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अलग अलग टेरिटरी पे अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। फिर इटली का है सर, तो यही इटली के यूनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी देखते हुए जो राजा था यहाँ का, ठीक है, सार्दिनिया पिडमॉन्ट का, विक्टर एमेनुअल टू, उसने सोचा कि अगर पूरी इटली यूनिफाई हो जाएगी तो मुझे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, इटालियन यूनिफिकेशन के लिए राजा से पहले एक व्यक्ति ने प्रयास कर चुका था। कौन था वो व्यक्ति, चैट में बताओ जरा। इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है, राजा से पहले एक व्यक्ति प्रयास कर चुका था। वो व्यक्ति कौन था, लस्सी पियोगे, लस्सी, ठीक है, लस्सी भी मेरी फेवरेट है। चलो भाई, गिरा दी, वाह यार, थोड़ा सा क्लमजी तो हूं मैं। मजीनी, यस,
यार मेरा पेन वेन सब पूछ गया यार, क्या कर दिया मैंने? मजीनी, गुड। मैं दिख तो नहीं रहा हूं, मैं चुप चुप के खा लेता हूं मैं। आज हुआ क्या, मैं सुबह से कंटेंट कंटेंट में फंसा हुआ था, उस चक्कर में ढंग से खाना नहीं खा पाया। इन्हें केक ला दिया, एक एक बाइट खाली मैं, लस्सी भी लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मजीनी, तो वही बता रहा हूं कि इटालियन यूनिफिकेशन के लिए मजीनी ने पहले प्रयास कर चुका था, बट उसके फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद में अगर आप देखोगे तो मजीनी ने प्रयास किया बट ही वाज नॉट एबल टू यूनिफाई इटली। तो कोई बात नहीं, इटली यूनिफाई नहीं करवा पाया, तो फिर जिम्मेदारी आई किसके ऊपर? विक्टर इमैनुअल II के ऊपर। तो जैसे वही बता रहा हूं कि पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, अलग अलग स्टेट्स में सिर्फ सार्डिनिया पिडमेंट वाज अंडर द प्रिंसली रूल, ठीक है। गुजिपी मजीनी ने प्रयास किया बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो विक्टर इमैनुअल II ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। राजा है, लेकिन राजा क्या है, कंधे पे जिम्मेदारी लेते से ये सब बोलने लगता है कि मेरे कंधे दुख रहे हैं, ठीक है। तो राजा ने जिम्मेदारी किसको दे दी? राजा ने फिर जिम्मेदारी दी कैवियोर को, काउंट दी कैमिलियो कैवियोर ऐसा करके एक व्यक्ति था जो कि वहां का चीफ मिनिस्टर था, और ये एक बहुत टैक्टफुल डिप्लोमेट था, एक स्टेट्समैन था, जिसके रिलेशंस बहुत अच्छे थे किसके साथ में? जिसके रिलेशन थे बहुत अच्छे फ्रांस के साथ में। तो कैवियोर ने क्या करा, नॉर्थ का जो इटली था ना, नॉर्थ का इटली जिसपे हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के लोगों को भगा दिया और नॉर्थ इटली को फ्रांस की मदद लेते हुए वहां की ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया और नॉर्थ इटली को आजाद करवा लिया कैवियोर ने। फिर साउथ इटली की अगर बात करें हम, ये साउथ का जो इटली था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, तो गुजिपी गैरिबाल्डी एक मिलिट्री लीडर था। गुजिपी गैरिबाल्डी ने क्या करा, साउथ में जो बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का रूल था यहाँ पे साउथ इटली में, तो साउथ इटली को आजाद करवाया, ठीक है, गुजिपी गैरिबाल्डी ने विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स, और साउथ इटली भी आजाद हो गया। अब फिर क्या होता है ना, अल्टीमेटली में आप देखोगे कि आप बोलोगे सर फिर सेंटर कैसे आजाद हुआ? तो जब नॉर्थ और साउथ में पिटाई चल रही थी तो सेंटर के लोगों ने बोला कि भैया हम तो आजाद हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही है, हमें मत मारो। तो साउथ का भी पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है, नॉर्थ का भी, और सेंट्रल पार्ट जो तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होगा। तो गुजिपी गैरिबाल्डी विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स यूनिफाइड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज इन साउथ इन 1860। 1860 में क्या करा गुजिपी गैरिबाल्डी ने? साउथ की टू किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को यूनिफाई करवा दिया। अब 1861 में अगर हम देखें तो 1861 में क्या होता है, विक्टर इमैनुअल II जो था, ठीक है, इसे विक्टर इमैनुअल II को राजा घोषित कर दिया। नॉर्थ भी आजाद हो गया, साउथ भी आजाद हो गया, विक्टर इमैनुअल II को राजा बना दिया। तो इस तरह से इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। चार कैरेक्टर्स ध्यान रख लेना, कैवियोर एक कैरेक्टर था, गैरिबाल्डी एक कैरेक्टर था, विक्टर इमैनुअल एक कैरेक्टर था, और गुजिपी मजीनी भी एक कैरेक्टर था जिसने प्रयास किया, दो ही वाज नॉट सक्सेसफुल टू यूनिफाई दी इटली। आगे बढ़े, ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन का केस क्या स्ट्रेंज है, क्योंकि ब्रिटेन में भी यूनिफिकेशन हुआ लेकिन कोई खून खराबा नहीं हुआ। ब्रिटेन में बड़ा आप क्या कहेंगे कि सॉफ्ट तरीके से पावर का ट्रांसफर देखने को मिलता है। ब्रिटेन में बड़ा सॉफ्ट तरीके से पावर का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आप देखेंगे तो अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, ठीक है, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले, इनहेबिटेड बाय डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, आयरलैंड वाले आयरिश, तो अलग अलग लोग रहते थे ब्रिटेन में। अब इन अलग अलग लोगों में क्या होता है ना, इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो है, इंग्लिश भाषा बोलने वाली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो इंग्लिश भाषा बोलने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन क्या करती है ना, वो इंग्लिश भाषा बोलने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन ब्रिटेन में ग्रो कर जाती है, क्योंकि ट्रेड व्रेड करते हैं ये लोग, और ट्रेड व्रेड करने से वो ग्रुप ग्रो कर जाता है। अब जब ये वाला ग्रुप ग्रो कर जाता है, इंग्लिश पॉपुलेशन वाला, इंग्लिश लैंग्वेज वाला, तो इंग्लिश ग्रू स्टेडली एंड असर्टेड देयर डोमिनेंस। तो दिखती बात है कि भाई जो आगे निकलता है वो क्या करता है, दूसरों के ऊपर अपनी डोमिनेंस असर्ट करने का प्रयास करता है। मैं पैसे वाला हूं, मैं आगे निकल गया हूं, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे ऊपर डोमिनेट कर लेता हूं, ऐसा करके, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रू स्टेडली एंड असर्टेड देयर डोमिनेंस। और जब इंग्लिश डोमिनेंस आपको देखने को मिल रही थी तो 1688 में क्या होता है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, तो इंग्लिश पार्लियामेंट से इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहां के राजा से प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते, मतलब उनके इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते खुद पावर ले ली। देखो क्या बता रहा हूं कि यहां राजा प्रयास कर रहे हैं किस चीज का, राजा प्रयास कर रहे हैं कंट्री को यूनिफाई करवा दे ताकि पावर हमारे पास आ जाए। लेकिन ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज इसीलिए कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, ठीक है। वहां राजा से खुद पावर ले ली पार्लियामेंट ने, और वो पार्लियामेंट फिर क्या करेगी ना, अपनी टेरिटरी को और बढ़ाएगी। तो पहले तो पार्लियामेंट ने पावर ले ली राजा से, फिर 1807 में ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, सुनना मेरी बात, क्या बता तुम्हें 25 तारीख को एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या हुआ। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का विलय हुआ। विलय मतलब क्या है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्ज हो गए, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मर्ज होने से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया 1807 के एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। और ये जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया 1807 में और 1707 में, इस एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड नाउ बिकेम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है कि अब इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करेगा, स्कॉटिश कल्चर जो है तो वो क्या है, उसको सप्रेस कर दिया गया एक तरह से। ये एक बड़ी समस्या हुई। अब स्कॉटलैंड को तो जोड़ दिया उन्होंने, अब जैसे आयरलैंड भी था, तो आयरलैंड में क्या है, थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलता है कि आयरलैंड का फोर्सफुल इनकॉर्पोरेशन होता है। आयरलैंड के जो लोग थे, तो आयरलैंड में जैसे आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रोटेस्टेंट्स भी थे, कैथोलिक्स भी थे। क्रिश्चियंस में दो ग्रुप्स होते हैं, प्रिंट कल्चर में पढ़ेंगे आज ही। तो जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे
उनको सपोर्ट किया किसने? आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ब्रिटेन के प्रोटेस्टेंट्स ने, प्रोटेस्टेंट्स वाले ग्रुप ने, और उन्होंने क्या करा? आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ इंटीग्रेट करवा लिया। तो 1801 में आपको क्या देखने को मिलता है कि नदर्न आयरलैंड जो है स्पेसिफिकली, ठीक है, वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, तो जैसे जैसे आपको एक नाम देखने को मिलता है कि वोल्फस्टोन जो है, ठीक है, वोल्फस्टोन, ये कुछ कुछ नाम है इस चैप्टर में जो कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो वोल्फस्टोन जो है, तो वोल्फस्टोन ने क्या किया? वोल्फस्टोन जैसे अगर आप देखोगे तो इन्होंने, वोल्फस्टोन ने एक तरह से ये प्रयास किया, वोल्फस्टोन ने प्रयास किया कि आयरलैंड को ना जोड़ा जाए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, बट यूनाइटेड आयरिशमैन के साथ में जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो हिज स्ट्रगल वाज सप्रेस्ड, और अल्टीमेटली आयरलैंड फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट होता है किसमें? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो ब्रिटेन बनता है, तो उस ब्रिटेन में ऑब्वियसली इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। जो वहां का नेशनल एंथम बनता है, तो वो इंग्लिश नेशनल एंथम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। यूनियन जैक जो इंग्लैंड का झंडा था, वही ब्रिटेन का झंडा बनता है। तो इस टाइप से क्या है? इंग्लिश डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन केसेस, अब सुन लो मेरी बात, अलर्ट, इन तीन केसेस में से एक केस मैं आपको पूरा समझाते चल रहा हूं, क्वेश्चन भी बताऊंगा। इन तीन केसेस में से एक केस तय है जो एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा 3 नंबर 5 नंबर में। जर्मनी